दुनिया की नजरों से दूर लेकिन खुफिया एजेंसियों की निगाहों में सबसे ज्यादा चर्चित यमन के ऊपर आधी रात में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि 21वीं सदी के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक प्लान का हिस्सा था। अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर, जिसे कभी नजर नहीं आता, जिसकी उड़ान आवाज से भी धीमी होती है, जिसने कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब खुद को साबित करने निकल चुका था, लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं था कि हमला क्यों किया गया, बल्कि यह था कि ट्रंप ने हमला यमन पर किया या खुद अमेरिका की साख पर। इस हमले की शुरुआत ऐसे हुई जैसे कोई घड़ी बिना अलार्म के अचानक बज उठे। अमेरिकी इंटेलिजेंस को एक इनपुट मिला कि हूती विद्रोही ईरान की मदद से अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन जो बात छिपाई गई वह ये थी कि हूती नहीं, बल्कि रूस और चीन मिलकर उस क्षेत्र में अमेरिका की गतिविधियों को भांप चुके थे, और हूती को सिर्फ मोहरा बनाया गया था। जैसे ही पहला बम सना की जमीन को चीरता है, दुनिया की नजरें उस धुएं की लपट पर नहीं, बल्कि ट्रंप की मंशा पर टिक जाती हैं। इस ऑपरेशन को साइलेंट स्टॉर्म कहा गया, लेकिन असल तूफान अब शुरू होना था जब पहला बम गिरा। वह किसी विद्रोही कैंप पर नहीं, बल्कि एक स्कूल पर गिरा, और वहां से बच निकली एक 8 साल की लड़की की तस्वीर दुनिया के सामने आई, जिसकी आंखों में खून नहीं, डर नहीं, बल्कि सवाल था। यही तस्वीर रातों रात वायरल हो गई, लेकिन जब तक सोशल मीडिया उसे वॉर क्राइम घोषित करता, अमेरिकी न्यूज चैनल्स ने हूती को मिडल ईस्ट का नया ISI कहकर प्रचार शुरू कर दिया। वास्तविकता यह थी कि हूती लड़ाके पहले ही देश के उत्तरी इलाकों में सिमट चुके थे। जिन जगहों पर हमला हुआ वे इलाके पिछले 3 सालों से नागरिक क्षेत्रों में बदल चुके थे। लेकिन ये बात अमेरिकी नागरिकों को कभी नहीं बताई गई। व्हाइट हाउस की दीवारों के पीछे जो योजना बनाई गई थी वो कहीं अधिक गहरी थी। ट्रंप की खुद की एक एनर्जी कंसोर्टियम ने यमन के उस क्षेत्र में तेल के अघोषित भंडार की खोज की थी, और ये हमला उस क्षेत्र को नक्शे से मिटाने के लिए था, ताकि वहां खुदाई शुरू की जा सके। बिना किसी विरोध के इस खुलासे के बाद यूरोप में हंगामा मच गया। फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका से जवाब मांगा, लेकिन अमेरिका ने चुप्पी ओढ़ ली। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। लेकिन उसके बाद एक अज्ञात हैकर ग्रुप ने व्हाइट हाउस के सर्वर से कुछ दस्तावेज लीक कर दिए, जिनमें यमन में तेल की ड्रिलिंग की योजनाएं और कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से तैयार थे। अब बात साफ हो चुकी थी, यह युद्ध आतंकवाद के खिलाफ नहीं, बल्कि संसाधनों पर कब्जे का था। वहीं दूसरी ओर हूती लड़ाकों ने अमेरिका के इस कदम का जवाब देने के लिए रूस से संपर्क किया, और रूस ने चुपचाप S-400 डिफेंस सिस्टम हूती इलाकों में तैनात कर दिया। इसके साथ ही रूस ने भारत को एक सीक्रेट चैनल के जरिए सूचित किया कि अमेरिका अब यमन के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य संतुलन बिगाड़ रहा है, और भारत को इस अस्थिरता के बीच एक निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी RAV को एक हैरान करने वाला ऑडियो इंटरसेप्ट मिला, जिसमें अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के बीच बातचीत थी कि कैसे भारत की बढ़ती कूटनीतिक छवि को सीमित करना जरूरी है, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ बनी रहे। अब भारत भी इस युद्ध का साइलेंट प्लेयर नहीं रह सकता था। अचानक UAE की राजधानी अबू धाबी पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन अटैक कर दिया, और एक विशाल तेल रिफाइनरी को राख कर दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हमले के 2 घंटे बाद ही हूती प्रवक्ता ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने यह हमला अमेरिका द्वारा यमन में गिराए गए एक ब्लैक बॉक्स का जवाब दिया है, एक रहस्यमय डिवाइस जिसे जियो इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग में लाया गया था, और जिसका उद्देश्य पूरे मिडिल ईस्ट के नेटवर्क को अमेरिका के नियंत्रण में लाना था। अब ईरान, रूस और चीन ने संयुक्त रूप से एक चेतावनी जारी की, अगर अमेरिका एक और सैन्य कदम उठाएगा तो हम इसे वैश्विक हमले की तरह लेंगे। वहीं भारत ने एक नई चाल चली। उसने सीक्रेट डिप्लोमेसी के तहत ईरान, UAE और इजराइल को एक साझा मंच पर लाने की कोशिश की, और इसके लिए उसने एक नया स्थान चुना, श्रीनगर।
एक ऐसा शहर जो दुनिया की नजरों में संघर्ष का प्रतीक रहा है, अब एक नया कूटनीतिक केंद्र बन रहा था। श्रीनगर में हुई पहली सीक्रेट मीटिंग में रॉ के पूर्व चीफ, ईरानी डिप्लोमेट और इजरायली सैन्य सलाहकारों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में एक चीज तय हुई, अगर अमेरिका नहीं रुका तो मिडिल ईस्ट को एकजुट होकर अपने संसाधनों की रक्षा करनी होगी। यहीं से शुरू हुआ एक नो वॉर अलायंस, जिसका मकसद था किसी भी हमले का जवाब मिलिट्री से नहीं, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से देना। इस अलायंस का पहला वार अमेरिका के डॉलर पर हुआ। ईरान और यूएई ने तेल के व्यापार के लिए डॉलर छोड़ युआन और भारतीय रुपये में व्यापार शुरू कर दिया। साथ ही रूस ने प्रस्ताव दिया कि भविष्य के सभी तेल सौदे क्रिप्टो मार्केट में हों, जिससे अमेरिका की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग खत्म हो जाए। अब ट्रंप बैकफुट पर था, सीनेट में सवाल उठने लगे और अमेरिकी मिलिट्री ने व्हाइट हाउस से कहा, अगर युद्ध का दायरा और बढ़ा तो हमें नए मोर्चे खोलने होंगे, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी खुद खतरे में पड़ जाएगी। अब ट्रंप के पास दो ही रास्ते थे, या तो पीछे हटे या फिर अपनी खुद की नीतियों को बदलकर उन्हें शांति की कोशिश बताकर पेश करे। तभी हुआ एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट। यमन में एक अमेरिकी सैन्य काफिला एक आईडी ब्लास्ट में उड़ गया। बाद में पता चला कि इसमें हूती नहीं, बल्कि अफगानिस्तान से लौटे कुछ भाड़े के सैनिक थे, जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने गुप्त तरीके से तैनात किया था, ताकि यमन में कोई भी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का सबूत न मिले। यह खुलासा होते ही अमेरिका में तूफान मच गया। इज दिस ट्रंप्स वियतनाम? ये सवाल हर अखबार और चैनल की हेडलाइन बन गया। अब ट्रंप ने आखिरी चाल चली, उसने भारत को एक सीक्रेट प्रस्ताव भेजा। अगर भारत मध्यस्थता के लिए आगे आए तो अमेरिका उसकी यूएनएससी में परमानेंट सीट की मांग को समर्थन देगा, लेकिन भारत ने इस ऑफर को सार्वजनिक कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में एक बयान जारी किया। हम शांति के लिए कोई सौदा नहीं करते, हम शांति को अपना धर्म मानते हैं। अब दुनिया को समझ आ चुका था कि भारत अब केवल एक उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जो बुद्ध, गांधी और पटेल की नीतियों के साथ 21वीं सदी के सबसे खतरनाक युद्ध को शांति से समाप्त करने की क्षमता रखता है। और जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, अमेरिका अब यमन से अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा, तो कैमरे के पीछे खड़ा एक बच्चा चिल्ला पड़ा, वी डोंट वॉन्ट योर बॉम्ब्स, वी वॉन्ट आवर बुक्स बैक। दुनिया चुप थी, लेकिन कैमरे बोल रहे थे। और इस घटना में असली हीरो वह नहीं था जो बम लेकर आया था, बल्कि वह था जिसने शांति का झंडा उठाया, और यह झंडा भारत के हाथों में था। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अवश्य बताएं।